ये मंच पे जो सत्याग्रही साथियों के अलावा जो साथी खड़े हैं और बहनों और आम आदमी पार्टी के पूरे प्रदेश से आए हुए कार्यकर्तागण, संजय भाई, अक्षय भाई, आतिशी बहन और तमाम आम आदमी पार्टी के जो हमारे पदाधिकारीगण हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और पिछले 32 दिन तक पानी में अपने इस दिन के बाद हम लोग गो से जब ये अपील की गई कि अब आपको और शरीर खराब करने की जरूरत नहीं है, हमें इस लड़ाई को और व्यापक करना होगा, तो इस जल सत्याग्रह को स्थगित करने का निर्णय लिया है। जल सत्याग्रह को स्थगित कर रहे हैं, पर सत्य का आग्रह हमारा जारी रहेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। साथियों, ये जो पूरा जल सत्याग्रह हुआ, इस 32 दिन के अंदर बहुत सारी बातें आई, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हुए, बहुत सारे भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। कौन लोग थे जल सत्याग्रह कर रहे थे, किस लिए इस जल सत्याग्रह की आवश्यकता हुई, क्यों जल सत्याग्रह करना पड़ा, ये बातें जरा मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बहुत से सारे बंधु यहाँ पर तमाम बाहर के गांव के भी आए हैं, जिनके बीच में इस तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। कहा गया कि साहब ये लोग तो 3-3 बार मुआवजा ले चुके हैं, फिर से बैठ गए कि और एक बार मिल जाए। पर हकीकत कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। और सच्चाई कुछ और है इसलिए 32 दिन तक लोग अपने शरीर को गला रहे थे। हमारे साथी जो बैठे हुए हैं साथी लोग, इन सबके पैरों की एक लेयर, एक परत उतर चुकी है, बहुत दिन पहले उतर चुकी है। तमाम लोग चलने की स्थिति में नहीं है। जो लोग कल तक यहाँ पर आते रहे होंगे, देखा होगा कैसे घुटने 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 चलने जाना पड़ता था, एक बार पेशाब करने जाना पड़ता था तो घुटने घुटने निकलना पड़ता था। और जब रात में सोने के समय बाहर निकलते हैं, उस समय की पीड़ा, एमजी खाते हैं हम लोग, 650 ग्राम की मैक्सिमम डोज होती है, उस डोज को खाने के बाद पता नहीं चलता कि गोली खाई भी है कि नहीं खाई है। उस पीड़ा को क्यों सह रहे थे ये लोग? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनसे उनकी जीविका का एकमात्र स्रोत छीन लिया गया है। ये वो ओंकारेश्वर परियोजना है जिसमें पुनर्वास नीति कहती है कि जमीन के बदले जमीन और कम से कम 5 एकड़ सिंचित जमीन दी जाएगी। ये वो परियोजना है जिसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय 1 नहीं 2 नहीं 20 बार ये कह चुका है कि विस्थापित का पुनर्वास डूब लाने के 6 महीने पहले हो जाना पड़ेगा। और इन सारे विस्थापितों को धोखे में रखकर, बिना ये बताए कि कोई ऐसी पुनर्वास नीति है, बिल्कुल उल्टा ये बताकर कि कोई ऐसी नीति नहीं है, उनके बैंक के अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा 2005 और 6 में डाल दिया गया। और जब 2007 में डूब लाने की बात हुई, ये तो 8 साल बाद की बात है, 2015 में, 2007 में पानी भरना चाहते थे ये लोग। और जब तब संघर्ष खड़ा हुआ, जमीन पे भी बड़ा लंबा संघर्ष हुआ, और कोर्ट में भी जब हम गए तो 2008 में उच्च न्यायालय ने और 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कह दिया कि ओंकारेश्वर बांध के विस्थापितों के साथ धोखा हुआ है, पुनर्वास नीति का पालन नहीं हुआ है और ये सब लोग जमीन पाने के हकदार हैं। और उसके बाद जब एक एक विस्थापित शिकायत निवारण प्राधिकरण में गया, 2400 लोग, 2400 किसान, तो शिकायत निवारण प्राधिकरण ने, सरकार की बनी संस्था ने 2400 के 2400 आदेश में ये कह दिया कि पुनर्वास नीति का पालन नहीं हुआ है, इन सबको जमीन दी जानी चाहिए। पर एक शर्त लगाई, और वो शर्त थी कि जो आपको पहले मुआवजा दिया है उसे वापस करना होगा। साथियों, धन 2012 में, 2005 में दिया गया मुआवजा वापस हो गया, खत्म हो चुका था। फिर भी 700 किसानों ने बहुत हिम्मत करके, किसी ने गहने बेच दिए, किसी ने जमीन गिरवी रख दी, किसी ने घर गिरवी रख दिया, और तमाम लोगों ने साहूकारों से 2 से 3% पर ब्याज लेकर ये पैसा भरा। और उसके बाद
भी सरकार ने जमीन नहीं दी। और 2012 में एक बार फिर जब पानी भरने की कोशिश हुई तो आपको याद है पहला जल सत्याग्रह इसी गोगल गांव में हुआ था और 17 दिन बाद सरकार ने पानी उतारा था। एक मंत्रियों की समिति बनाई थी। 2013 में उस मंत्रियों की समिति ने एक पैकेज दिया 225 करोड़ का, जिसके बारे में शिवराज सिंह जी बार बार बोल रहे हैं। शिवराज सिंह जी ने वो कोई मेहरबानी करके नहीं दिया था। उस बार भी 51 लोगों ने 17 दिन तक शरीर गलाए थे, उसके बाद सरकार ने 225 करोड़ निकाले थे। पर वो पैकेज भी पुनर्वास नीति के अनुसार नहीं था। 5 एकड़ से कम वाले के लिए 5 एकड़ नहीं था, वर्तमान बाजार दर पे नहीं था, इसलिए सैकड़ों किसानों ने वो पैकेज भी नहीं लिया। और फिर उनको जो जमीनें दिखाई वो बंजर थी, अतिक्रमित थी, खराब थी और इस कारण लोगों ने वो जमीनें निंकार कर दी। सर्वोच्च न्यायालय कहता है, देश का सबसे बड़ा न्यायालय, कि जमीन जो दी जाएगी वो आपकी जैसी जमीन हो, वैसी जमीन होनी चाहिए और उपजाऊ होनी चाहिए, सिंचित होनी चाहिए। लोगों ने इंकार कर दिया और उसके बाद बिना कुछ दिए सरकार ने 2 मीटर पानी भरा, जिसमें तमाम किसानों की जमीनें डूब गई। कौन है ये किसान? वो रमेश भाई जो हमारे साथ पानी में बैठे थे, जिनकी जमीन पे बैठे थे हम लोग, उसने अपना मुआवजा भी वापस कर दिया। उसके मुआवजे के ऊपर दुगना उसका कर्ज भी चढ़ चुका है। अब उसकी एकमात्र साधन जमीन को डुबो दिया गया है। वो तीसरी बार मुआवजे की बात नहीं कर रहा, उसको पहली बार जो मिला था वो भी वापस हो चुका है बिना जमीन दिए। अब उसके पास एकमात्र स्रोत जो था वो भी खत्म हो चुका है। ये लड़ाई उस अन्याय के खिलाफ की लड़ाई है। तो ये बात समझनी होगी। ये जो हमें अधिकार दिए गए हैं, कानूनी अधिकार जो सर्वोच्च न्यायालय में बोल रहा है, जो पुनर्वास नीति में लिखा है, उसकी लड़ाई ये लड़ रहे हैं, जल सत्याग्रह कर रहे हैं। तो साथियों ये समझना होगा। 32 दिन की प्रक्रिया में कई बार बात हुई, नर्मदा मंत्री से लंबी बात हो गई, उन्होंने कहा नहीं हम अच्छी जमीन देंगे आपको। मुख्य सचिव से बात हो गई, प्रमुख सचिव नर्मदा घाटी से 2 बार बात हुई और सब ये कहते थे कि हम अच्छी जमीन देंगे। मुख्य सचिव जी की निर्देश पर पहली बार ऐसा हुआ कि वो जो एक 5000 हेक्टेयर का लैंड बैंक दिखाते थे, जो लैंड बैंक का मतलब अतिक्रमित खराब जमीनें हैं, जिसको दिखा दिखाकर लोगों को उन्होंने जबरदस्ती मुआवजा दिलवा दिया, उस लैंड बैंक से बाहर जमीनें दिखाने लगे। नरसिंहपुर में दिखाई, हम लोग तत्काल तैयार हो गए। 8 किसान नरसिंहपुर 350 किलोमीटर चला गया, ये कहते हुए कि तुम तो 350 किलोमीटर भी दे दोगे तो हम ले लेंगे। पर वहां कैसी जमीनें थी? सारी अतिक्रमित और बंजर, गहरे खड्डे वाली, मोले जिसे कहते हैं हम लोग, नर्मदा के किनारे के मोले थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि कल यहाँ पर देख लीजिए, हीरापुर है पंदाना में, वहां हमारी टीम चली गई। वहां पर जो देखा तो वहां भी हल्की जमीन और आदिवासियों का 60 साल का कब्जा। आज हमारी एक टीम गई हुई है होशंगाबाद में, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया जमीन है, कृषि फार्म है। अभी उनका जो फोन आया तो उन्होंने कहा पूरी तरह से अतिक्रमित है, अतिक्रमणकारियों के साथ फोटो खींच रहे हैं, वहां पर पंचनामा लिख रहे हैं कि 100 साल से अतिक्रमण है। वीडियो पर उन्होंने बोल दिया अतिक्रमणकारियों ने कि इधर पैर रखा तो पैर काट देंगे तुम्हारा। किस जमीन की बात कर रहे हैं? किस पुनर्वास की बात कर रहे हैं? और हमारा ये कहना है कि सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं है। ये वो विस्थापित है जिसके त्याग पर ये बड़े बड़े बांध जो बनते हैं, तो कोई त्याग नहीं कर रहा, मैं नहीं त्याग कर रहा और कोई और त्याग नहीं कर रहा। सबको, किसी को बिजली मिलती, किसी को पानी मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। त्याग करता है सर वो विस्थापित जिसकी जमीन जाती है, जिसका घर जाता है, जिसका समाज जाता है, जिसकी नदी जाती है, जिसकी संस्कृति जाती है, वो त्याग करता है। और उस त्याग करने वाले को क्या दे रहे हैं? उस त्याग करने वाले के आगे तो हाथ जोड़कर आना चाहिए, पैर लगना चाहिए, रुपये का 1.25 रुपया देकर बसाना चाहिए। उसके सामने 25 पैसा लेके आते हैं और कहते हैं 25 पैसा लेना हो तो ले, नहीं तो मेरी पुलिस यहाँ खड़ी है, मेरा पानी यहाँ खड़ा है। खड़ी है पुलिस यहीं आधा किलोमीटर दूर, यहाँ पर आ गई होगी। ये पुलिस क्या विस्थापितों को उजाड़ने के लिए बनी? ये पुलिस क्या लोगों को भगाने के लिए बनी है? तो साथियों ये समझना पड़ेगा, ये लड़ाई उसके खिलाफ की लड़ाई।
ये लड़ाई उस अन्याय के खिलाफ की लड़ाई, और ये लड़ाई सिर्फ ओंकारेश्वर के बांध विस्थापितों की नहीं, इस देश में जहां जहां विस्थापन हो रहा है उसके खिलाफ की लड़ाई है। अब ये जो नए भूअर्जन अध्यादेश की बात आ रही है, ये लंबी लड़ाई, नर्मदा बचाओ आंदोलन 30 साल से लड़ाई लड़ रहा है, इस देश में तमाम लड़ाई लड़ी, और इस पूरी लड़ाइयों को लड़कर 2013 में पहली बार एक कानून आया। कानून अंग्रेजों ने कानून बनाया था हमारी सारी जमीनों को छीनने के लिए, वो कानून 2013 तक लागू रहा। बहुत लड़ाइयों के बाद वो कानून बदला, जिसमें पहली बार भूअर्जन के साथ पुनर्वास की बात आई, जिसमें पहली बार लोगों की सहमति की बात आई, जिसमें पहली बार ये बात आई कि ये देखना पड़ेगा कि भूअर्जन जरूरी है कि नहीं तो होता यह है कि किसी अडानी अंबानी को 10 एकड़ जमीन चाहिए, 1000 एकड़ दिलवा दी जाती है और बाकी में वो बेचकर पूरी अपनी कमाई करता रहता है। आज मोदी सरकार आने के बाद एक के बाद एक अध्यादेश लाकर उस भूअर्जन कानून को खत्म किया जा रहा है। क्यों खत्म किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, समझना पड़ेगा, जमीन से बड़ी संपत्ति कोई संपत्ति नहीं है, और आज इस पूरे देश के पूंजीपतियों की, जिनके इशारे पर हमारी सरकारें चल रही हैं, उनकी नजर इन जमीनों पर है। इसलिए ऐसा कोई भी कानून जो उसको छीनने में, उसको उस पे कब्जा करने में बाधा बनेगा, उस कानून को बदला जा रहा है। संसद की भी फिक्र नहीं करके अध्यादेश लाके बदला जा रहा है। ये लड़ाई उसके खिलाफ की लड़ाई। तो साथियों, ये इसी लड़ाई से निकली हुई पार्टी, ये कोई वो राजनीति करने तो आई नहीं जो भाजपा कांग्रेस करती आई। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें इस राजनीति को भी बहुत आगे तक लेना चाहिए, ले जाना है। और मैं निश्चित रूप से यहां पर उपस्थित मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि सुदूर अंदर के गांव में वो बार बार पहुंचते रहे। हमारी पुलिस आने की सूचना पर वो फटाक से सनावत के हमारे साथी तो दौड़ते आते थे, फिर पुलिस कुछ नहीं करती थी, फिर जाते थे, फिर कुछ आ जाती थी, फिर जाते थे। उन्होंने भी अपनी एक भूमिका को बखूबी निभाया है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, एक नई ऊर्जा के साथ हमें गोगलगांव से आगे बढ़ना होगा। सच में मैं आपको बताऊं कि इस 32 दिन में मन एकदम प्रफुल्लित रहा हम सबका ही, और आज मैं बहुत ज्यादा उत्साह, और हम सभी बहुत उत्साह के साथ और एक बहुत सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो एक चीज हमें समझ में आई, देखिए कुछ चीजें होती है ना, अपने को भी नहीं समझ में आता। शायद मुझे भी पहले कोई भी सोचा होता कि मेरी शरीर 32 दिन तक झेल पाएगी कि नहीं, पता नहीं। पर आज 32 दिन बाद इस देश के आम लोग उनके जायज हक पर अपने शरीर को गलाकर सत्याग्रह कर सकते हैं। इसने एक बड़ी ताकत का संचार किया है, एक बड़ी ऊर्जा का संचार। और आप सोचिए कि ये बात अगर पूरे प्रदेश और पूरे देश में फैल जाए, हर व्यक्ति अपने अधिकार के लिए खड़ा हो जाएगा, कुछ भी करने के लिए खड़ा हो जाएगा, तो आप सोचिए कोई भ्रष्टाचार हो सकता है, कोई बदमाशी हो सकती है, कोई लूट हो सकती है, बस वही हमारा काम है। तो हमें संकल्पित होना पड़ेगा कि एक एक व्यक्ति के बीच पहुंचना पड़ेगा, अधिकारों के बारे में जागृत करना पड़ेगा और संगठित होकर संघर्ष करने की तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर वो करते हैं तो जो सपना देखा था हमारे आजादी के शहीदों ने, बहुत सुंदर सपना देखा था, वो सपना जो संविधान की किताब में लिखा गया है, कैसा देश होगा हमारा, प्रेम से भाईचारे से भरा देश होगा, सबके लिए रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य होगी, अमीर गरीब के बीच का भेद मिटेगा, वो सब तो ना हो पाया। आज 68 साल बाद 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो अंबानी जैसे लोग अपनी पत्नी की शादी में एक एक दिन में 250-250 करोड़ रुपया हर साल खड़ा करते। ये देश उनके सपनों का देश नहीं है साथियों। इस देश को बदलने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा। दिल्ली में तो एक कमाल हुआ है, दिल्ली की सरकार के सामने चुनौती है जिसे वो बहुत बखूबी पूरी करती जा रही है, पर चुनौती तो है और उस चुनौती को हमें पूरे देश में लेके जाना पड़ेगा।
और हम सब लोग खड़े हो जाएंगे तो ऐसे ही संघर्षों के द्वारा, ऐसी लड़ाइयों के द्वारा फिर से एक ऐसा देश बना लेंगे जिस देश में हर व्यक्ति के लिए होगा, रोटी होगी, रोजी होगी, कपड़ा होगा, मकान होगा, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, सुरक्षा होगी, हर चीज, बिजली, पानी, सब कुछ मिलेगा और किसी को भूखे नहीं सोना पड़ेगा, किसी को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसे के लिए हम तैयार हैं भैया, हम सब लोग। तो साथियों, इसके लिए आगे बढ़ानी पड़ेगी। एक गीत हम लोग गाते हैं, उस गीत को कहीं नहीं कोई ठीक है इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। क्यों हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं? जिंदगी से नहाई ना हो। तो उसको एक साथ हम लोग गीत गा लेंगे और फिर उसके आगे हम लोग को आगे की संघर्षों की तैयारी करना। देखिए, ये लड़ाइयां जो है एक बड़े संग्राम का हिस्सा है। ये 32 दिन का संघर्ष एक बड़े संग्राम का हिस्सा है। इस संघर्ष को हम जीत के आगे बढ़ रहे हैं। 32 दिन में हमें कोई नहीं तोड़ पाया। सरकार के झूठे आरोप, तरह तरह की पुलिस लाना, सब कुछ कोई नहीं हमारे हौसले को तोड़ पाया। मर्जी से बैठे और मर्जी से उठ के आगे बढ़ रहे हैं। एक लड़ाई को जीतकर संग्राम की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए ये जो गीत गा रहे हैं, इस गीत में वो सारे शब्द हैं, मेरे को सुन लीजिएगा। संजय भाई को तो जरूरी आता होगा, तो बाकी सब हम लोग साथ साथ गा रहे हैं। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहा ही न हो शाम से। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो शाम, सहमी न हो रात हो ना डरी, शाम सहमी न हो रात हो ना डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो। इसलिए सूर्य पर बादलों का न पहरा रहे, रोशनी रोशनाई में डूबी न हो। सूर्य पर बादलों का न पहरा रहे, रोशनी रोशनाई में डूबी न हो। यूं नहीं मान फुटपाथ पर हो खड़ा, हर समय आत्मा सबकी डूबी न हो। यूं नहीं मान फुटपाथ पर हो पड़ा, हर समय आत्मा सबकी ऊबी न हो। आसमां में टंगी हो न खुशहालियां, आसमां में टली हो न खुशहालियां, कैद महलों में सबकी कमाई न हो। इसलिए कोई अपनी खुशी के लिए गैर की रोटियां छीन ले, हम नहीं चाहते। कोई अपनी खुशी के लिए गैर की रोटियां छीन ले, हम नहीं चाहते। छीट कर थोड़ा चारा कोई उम्र की हर खुशी बीन ले, हम नहीं चाहते। छीट कर थोड़ा चारा कोई उम्र की हर खुशी बीन ले, हम नहीं चाहते। हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, और किसी के लिए एक चटाई न हो, और किसी के लिए एक चटाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो शाम, सहमी न हो रात हो न डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो। अब तमन्नाएं फिर ना करे खुदकुशी, ख्वाब पर खौफ की चौकसी ना रहे। अब तमन्नाएं फिर ना करे खुदकुशी, ख्वाब पर खौफ की चौकसी ना रहे। शम के पाँव में हो ना पड़ी बेड़ियां, शक्ति की पीठ अब जादती ना सहे। शम के पाँव में
ना पड़े बेड़ियां, चमकी की पीठ पर जादती ना सहे, दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना, दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना, दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना, दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना। रोटियों के लिए अब लड़ाई न हो, रोटियों के लिए अब लड़ाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, चोर की आंख फिर डबडबाई न हो, इसलिए लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हम सब एक है, हम सब एक है। तो साथियों, अब जो चल सत्याग्रही हैं, एम्बुलेंसेज आ गई हैं, उनका तो ट्रीटमेंट के लिए जाना ही पड़ेगा। एक बार फिर सब प्रशासन को और सरकार को हम कहना चाहते हैं, अब आपके पाले में गेंद है विस्थापितों के पुनर्वास की। हम तत्काल पुनर्वास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप उसको तेजी से आगे बढ़ाकर तत्काल पूरा करें। अब ये हमें देखना है कि आप इसको कब तक पूरा करेंगे, और आप सबसे यही कि अब हमें आने वाले समय में किसान आंदोलन को बहुत व्यापक करना होगा। किसान मजदूर, शहर और गांव के हर आम आदमी के, आम व्यक्ति के लड़ाई को मजबूत करके एक सुंदर सपनों की व्यवस्था को बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।